Good morning, students. I hope you all are safe and doing well. I am Monica Helawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं इग्नू MAPC सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट MPCE011 साइकोपैथोलॉजी, उसके ब्लॉक 1 की यूनिट 2 विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी. ठीक है. लास्ट क्लास में हमने देखा था द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन of doing classification of psychopathology, और आज हम देखेंगे approaches to the classification of psychopathology. Okay, so let's start with the topic today, which is approaches to the classification of psychopathology. ठीक है, कि कौन कौन सी अप्रोच जो है फॉलो की गई हैं साइकोपैथोलॉजी को क्लासीफाई करने के लिए. एंड इट इज़ लाइक हिस्ट्री वगैरह में जहाँ से शुरुआत से ही जैसे जो क्लासिफिकेशन हुई है उन सब की बात यहाँ पे होगी. ठीक है, तो पहली जो अप्रोच है वो है आपकी कैटेगोरिकल अप्रोच. अब लास्ट क्लास में हम मोस्टली जो बात कर रहे थे वो इसी अप्रोच के बारे में, जितने भी मैंने एग्जांपल दिए थे वो सारे इसी अप्रोच के थे. एक्चुअली कैटेगोरिकल अप्रोच नाम से ही पता चल रहा है, कैटेगरीज बना दी. ठीक है, ये जो अप्रोच दी थी वो दी थी एमिल क्रैपलिन ने. ये थे जर्मन साइकेट्रिस्ट. एंड इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक साइकेट्री भी कहा जाता है. ठीक है, सो ये भी आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे कभी कहीं पे आ सकता है ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में. फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक साइकेट्री. ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में ये आपको बताया था कि जो साइकोपैथोलॉजी डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड सब्जेक्ट है, ये आपका काफ़ी हद तक इंटरसेक्ट करता है विद साइकेट्री. ठीक है, तो यहाँ पे एक साइकेट्रिस्ट का रोल आप खुद ही देख रहे हैं कि एमिल क्रैपलिन जो एक जर्मन साइकेट्रिस्ट थे, इन्होंने ये कैटेगरी दी थी, ये अप्रोच दी थी विच इज़ कैटेगोरिकल अप्रोच. इसमें इन्होंने क्या कहा था कि डिफरेंट कैटेगरीज बनाई जाएंगी बेस्ड ऑन, और उसमें डिफ़ाइन किए जाएंगे कि कौन कौन से उसमें क्राइटेरिया हमने डाले हैं, क्या क्या कॉजेज़ हैं उस मेंटल डिसऑर्डर के, कैसे कैसे ऑनसेट होता है, वो सब चीज़ें. एंड उन कैटेगरीज़ का नाम दे दिया जाएगा. एंड कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर एक डिसऑर्डर आ रहा है तो वो दूसरी में नहीं जाएगा, वो उसी कैटेगरी का रहेगा. ठीक है, सपोज एक कैटेगरी उन्होंने बना दी कैटेगरी 1. ठीक, एक बना दी कैटेगरी 2. अब यहाँ पे रहेंगे कुछ डिफाइंड क्राइटेरियाज. ठीक है, क्राइटेरिया कुछ डिफाइंड कर दिए, डिफाइंड क्राइटेरियाज. यहाँ पे कैटेगरी 2 से रिलेटेड डिफाइंड कैटेगरी, इसमें मैं लिख देती हूँ 1. ठीक है, यहाँ पे डिफाइंड क्राइटेरियाज रहेंगे जो कि कैटेगरी 2 से रिलेटेड होंगे. ठीक है, यहाँ पे और क्या आएगा, सेट ऑफ कॉजेटिव फैक्टर्स. ठीक है, कॉजेज, नेचर, जो भी हमने पढ़ा था कि क्या क्या इशू आ सकते हैं वो सब, यहाँ ये भी कैटेगरी 1 से रिलेटेड. यहाँ पे कॉजेज, नेचर कैटेगरी 2 से रिलेटेड आएंगे. ठीक है, अब सपोज करो कि कोई आता है जिसके पास कैटेगरी 1 से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं. ठीक है, वहाँ पे कैटेगरी 1 से रिलेटेड हम डिसऑर्डर को जो है डायग्नोज करेंगे. ठीक है, डिसऑर्डर कैटेगरी 1 का. यहाँ पे जो डिसऑर्डर आएगा वो आएगा
कैटेगरी 2 का। अब ये वाला जो डिसऑर्डर होगा ना वो इस कैटेगरी में नहीं आ सकता, और ये वाला जो डिसऑर्डर है वो इस वाली कैटेगरी में नहीं आ सकता। ये रूल है इस क्लासिफिकेशन का, इस अप्रोच का, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ ये कैटेगरी 1 है, इसमें है आपके सपोज इस कैटेगरी में डिप्रेशन वाले जो हैं क्राइटेरियाज यहाँ पे फिट कर दिए, नेचर क्या होता है, कॉजेज़ क्या होते हैं डिप्रेशन के, वो सब बता दिए। तो इस कैटेगरी का नाम क्या हो गया, डिप्रेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी, ठीक है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। बहुत सारे डिसऑर्डर्स के अलग अलग इसमें फिर कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं वो आते हैं, ठीक है। सपोज ये कैटेगरी हो गई डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की, जिसमें कि यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिए कि डिप्रेशन से रिलेटेड कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, क्या उनका नेचर होता है, कॉजेज़ होते हैं। और यहाँ पे आ गई कैटेगरी 2। सपोज इसमें मैंने जो क्राइटेरिया डिफाइन किए वो एंग्जाइटी से रिलेटेड कर दिए, हर प्रकार के एंग्जाइटी से रिलेटेड उनके कॉजेज़, नेचर, सब कुछ। तो ये कैटेगरी 2 हो गई कौन सी, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की कैटेगरी, ठीक है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। अब कोई भी आपके पास सपोज आ रहा है, आप उसको डायग्नोज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो ये क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है, ठीक, तो उसको आप डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में डालेंगे। अब ये डिसऑर्डर फर्दर जो हैं डिसऑर्डर्स हैं, यहाँ पे आप ये ध्यान देना, खाली इस कैटेगरी में और बहुत सारे डिसऑर्डर्स होंगे जो कि सारे के सारे डिप्रेसिव डिसऑर्डर से रिलेटेड होंगे, ठीक। तो पर्टिकुलर कोई सपोज करो अगर किसी के पास किसी को आप डायग्नोज करते हैं इस कैटेगरी के थ्रू एंड उसका आ जाता है MDD विच इज़ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक। ये जो मैं नाम भी बोल रही हूँ किसी भी डिसऑर्डर के, इनको सुन के कुछ ये मत सोच रहा है कि ये समझ नहीं आया। अगर आपको पहले से पता है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं भी आइडिया है तो इसमें कुछ ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। आप आगे हम यही सब करने वाले हैं, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे जितना मैं बता रही हूँ उतना ही सिर्फ दिमाग में रखो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। सपोज आपके पास कोई आता है पेशेंट, वो डिफाइंड क्राइटेरिया आप देखते हैं कि इसके कैटेगरी 1 के मैच हो रहे हैं, कॉज, नेचर सब मैच हो रहा है, यानी कि वो और उस पे जो निकल के आता है डायग्नोज के थ्रू वो आता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, MDD जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम MDD को यहाँ पे एक डिसऑर्डर हमारा आ गया, इसको डायग्नोज कर देंगे। यहाँ पे सपोज कोई पेशेंट आ रहा है कैटेगरी 2 का, जिसमें कि एंग्जाइटी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स उसके क्राइटेरिया वो सारे मैच कर रहे हैं, कॉजेज़, नेचर सब कुछ मैच कर रहा है, एंड आप डायग्नोज करते हैं एंड आप निकालते हैं कि उसको तो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है। तो आप उसको डायग्नोज कर देंगे GAD से यहाँ पे, ठीक। तो अब ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है कि ताकि आप इसके नेचर को समझें कि कैटेगरी 2 में एंग्जाइटी डिसऑर्डर का हमने एग्जाम्पल लिया, इसमें हमने उसमें पर्टिकुलर एक डिसऑर्डर हमने देख लिया आया GAD। डिप्रेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी का हमने एग्जाम्पल लिया, उसमें एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर आया MDD, ठीक है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स ये किसी डिसऑर्डर के नाम नहीं है, ये कैटेगरीज के नाम है। पर्टिकुलर डिसऑर्डर इन कैटेगरीज के अंदर आएंगे, ठीक है। तो अब ये हमने एक एक एग्जाम्पल लिया इन कैटेगरीज का, इस कैटेगरी का एक एग्जाम्पल लिया MDD, इसका एक एग्जाम्पल लिया GAD। अब कैटेगरी के हिसाब से हमने डायग्नोज तो कर लिया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम MDD को इस कैटेगरी में नहीं रख सकते एंड GAD को हम इस कैटेगरी में कभी भी नहीं रख सकते। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि हम मिक्स नहीं कर सकते हैं इन डिसऑर्डर्स को अमंग द डिफरेंट कैटेगरीज। तो ये रूल हमें फॉलो करना होता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो नेचर है कैटेगराइजेशन का, जिसमें कि पर्टिकुलर जो क्राइटेरियाज हैं, सिम्टम्स हैं वो अलग है, कॉज, नेचर सब कुछ अलग है, तो ये किस टाइप का हुआ, क्वालिटेटिव हुआ, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज़, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, देयर काइंड, हम इसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कैटेगरीज को, ठीक। तो कैटेगरिकल अप्रोच जो है ये है क्वालिटेटिव इन नेचर, ठीक है। क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी पे बेस्ड है, कि उसके फीचर्स पे बेस्ड है, ठीक है, ना कि क्वांटिटी पे बेस्ड है। ये बता रहे हैं इसकी अलग क्वालिटीज़ हैं, इसके अदर अलग क्वालिटीज़ हैं, तो ये कैटेगरीज हमारी क्वालिटेटिव इन नेचर हैं। एंड इसका यूज़ हमें ज़्यादातर कहाँ होता है, दिख ही रहा है, डायग्नोज करने में, ठीक है। तो मेनली इसका जो यूज़ होता है इन डायग्नोसिस होता है। ये वाली कैटेगरी से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा डिसऑर्डर किसी पर्टिकुलर इंसान को है। मेन ये दो इसके यूज़ हैं कि क्वालिटेटिव होता है एक तो ये इन नेचर, एंड डायग्नोसिस में
डायग्नोसिस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर में हेल्प करता है, ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक, आई होप ये आपको एग्जाम्पल के साथ ये वाली कैटेगरी समझ आई है, ठीक है। ये है कैटेगोरिकल अप्रोच विच इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर, मेंटल डिसऑर्डर के डायग्नोज में हमें हेल्प करती है, ठीक। और दी किसने थी? एमिल क्रैपलिन ने, जो कि जर्मन साइकेट्रिस्ट थे और उनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक साइकेट्री भी कहा जाता है। ओके, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देन वी विल डू द अनदर कैटेगरी, अनदर अप्रोच, सॉरी। ओके, सो हमने कैटेगोरिकल अप्रोच कर लिया है। अब नेक्स्ट है हमारा डायमेंशनल अप्रोच। ठीक है, डायमेंशन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट्स। जैसे अगर आपने छोटी क्लासेस में मैथ्स में किया होगा ना, जैसे आपको कोई मैम अगर दे देती थी कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सॉरी, ठीक है, इसके हाइट बताओ, इसकी ब्रेड्थ बताओ, लेंथ बताओ, इस टाइप से क्वेश्चंस आते थे, है ना। तो वो क्या है? वो इसके डायमेंशंस हैं, ओके। या अब अगर मेडिकल टर्म्स में बात करें तो जैसे आप मेजरमेंट, ठीक है, डायमेंशन का एक लेमन लैंग्वेज में अगर आप निकालें तो ये एक तरीके से आपको मेजरमेंट बताता है, ठीक है। अब आपको बुखार होता है सपोज, तो आप मेजर करते हैं, कैसे करते हैं? थर्मोमीटर से करते हैं। उसमें आपको डिग्रीज बताते हैं, 100 है, 101 है, 102 है, कितना फीवर है। तो वो जो मेजरमेंट हैं वो जो एक पर्टिकुलर आपको बता रहा है, जैसे फीवर के केस में हमने देखा तो सिवियरिटी बता रहा है। अगर 100 है तो थोड़ा कम फीवर है, 101, 102, 103 है तो फीवर जैसे जैसे मेजरमेंट बढ़ती जा रही है, डायमेंशन की हम देख के पता लगा सकते हैं कि कितना सीवियर आ रहा है आपका फीवर, ठीक है। ये तो मेडिकल टर्म्स में बात हो गई। नाउ कमिंग टू अवर साइकोलॉजी। अब इसमें डायमेंशनल अप्रोच का क्या है? इसमें भी अगेन हम बात करें तो हम किसी भी डिसऑर्डर की सिवियरिटी पता लगाते हैं, ठीक है। हम उस डिसऑर्डर को एक तरीके से मेजर करते हैं, नापते हैं कि ये कितना सीवियर है किसी भी पर्सन को जो डिसऑर्डर हो रखा है, ठीक है। क्या ये माइल्ड लेवल का है, क्या ये मॉडरेट लेवल का है, या ये सीवियर लेवल का है, ठीक है। तो ये अप्रोच हमें इस तरीके से जो है हमारी क्लासिफिकेशन करती है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, कि हमें सिवियरिटी बताती है, ठीक। सो वी कैन राइट डाउन कि, और इसमें हम क्या क्या चेक कर सकते हैं अपना? मूड्स हो गया, बिहेवियर हो गया, कॉग्निशन से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हो गए, है ना, वो सब चीज़ें हम इसमें मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो नोट, क्या नोट करते हैं? कॉग्निशंस को, मूड्स को, बिहेवियर्स को, एटसेट्रा, ठीक है, इन अ पेशेंट एंड क्वांटिफाई देम, ठीक है, इन अ पेशेंट एंड क्वांटिफाई। अब जो कैटेगोरिकल अप्रोच थी वो थी क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव क्यों थी? क्योंकि वहाँ पे क्वालिटीज़ की बात हो रही थी, नेचर की बात हो रही थी कि क्या क्या उनके फीचर्स हैं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे मेजरमेंट्स की बात हो रही है, यानी कि हम क्वांटिटी बता रहे हैं कि कम है, ज़्यादा है, या उससे ज़्यादा है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो होगी अप्रोच, ये आपकी होगी क्वांटिटी बेस्ड, क्वांटिटेटिव इन नेचर, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों को नोट करते हैं किसी भी पेशेंट में, एंड देन वी क्वांटिफाई देम, क्वांटिफाई देम, ठीक है। क्वांटिफाई मतलब वही मेजर करते हैं कि कितना है, ठीक। सो इट टेल्स द सिवियरिटी, tells the severity of mental disorder, या you can just say कि tell the severity, mental disorder की severity
मेंटल डिसऑर्डर का नाम तो हम डायग्नोज करने के बाद ही देंगे। यहाँ पे क्या मेन रोल है कि यहाँ पे हम इन चीज़ों की क्वांटिफिकेशन करते हैं, इनकी सिवियरिटी बताते हैं कि अगर किसी को एंग्जाइटी फील हो रही है तो वो एंग्जाइटी किस लेवल की हो रही है, कम है, ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ये डायग्नोज नहीं करते कि कौन सी एंग्जाइटी है, जैसे कि हमने कैटेगोरिकल अप्रोच में किया, ठीक। इसका एग्जाम्पल अगर जैसे हम लें, सपोज 1 to 10 का स्केल है हमारे पास, एंड किसी को अगर सपोज यहाँ उसकी एंग्जाइटी, ये एंग्जाइटी नापने का अगर स्केल है, ठीक है, तो एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर है कि कोई कितना एंग्शियस हो रहा है, ठीक है, उसको ये नापेगा। तो यहाँ पे अगर किसी का आ रहा है तो इट इज़ लाइक सीवियर एंग्जाइटी है उस पर्सन के अंदर, या सीवियरली एंग्शियस है, सीवियरली एंग्शियस, ठीक है। या फिर आप इसको कहें कि एंग्जाइटी नहीं, एंग्शियसनेस को मेजर कर रहा है, ये वो ज़्यादा सूटेबल वर्ड है, एंग्शियसनेस को, ठीक है। एंग्शियसनेस को मेजर करने वाला ये एक स्केल है। अगर कोई यहाँ पे सपोज 9 के बियॉन्ड फॉल कर रहा है, सीवियरली एंग्शियस हो गया। यहाँ पे मिड में कहीं फॉल कर रहा है तो ये हो गया मॉडरेटली, ठीक है, मॉडरेटली एंग्शियस। यहाँ कहीं हो गया तो माइल्डली हो गया कि कम एंग्जाइटी है उसके अंदर, बहुत कम एंग्शियस है वो, ठीक है। देखो जब हम एंग्शियस की बात कर रहे हैं तो हम एक बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि वो एंग्शियस है, ठीक है, उसका। लेकिन जब हम एंग्जाइटी की बात कर रहे हैं तो वो एक डिसऑर्डर की फॉर्म ले लेता है, तो इसलिए यहाँ पे एंग्जाइटी वर्ड यूज़ मत करना। जो डायमेंशनल अप्रोच है उसमें आप एंग्शियस या डिप्रेस्ड, ठीक है, इस टाइप के वर्ड यूज़ करना। डिप्रेशन या एंग्जाइटी इस टाइप के वर्ड यहाँ ना लाएं तो ये अच्छा है, क्योंकि वो फिर एक डायग्नोसिस में आ जाता है। हम डायमेंशनल अप्रोच के थ्रू डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ जैसे एक हमें कैरेक्टरिस्टिक पता चल गया, एंग्शियसनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक हेयर, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक किसी पर्सन में कितना ज़्यादा है, कितना कम है, उसका हमें यहाँ पे पता चल रहा है। इससे ज़्यादा हम यहाँ पे पता नहीं लगा पाते, हम यहाँ पे डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं कर पाते। ये अगर किसी के अंदर आपको पता भी चला कि सीवियरली एंग्शियस है वो पर्सन, तो आप उसको डायग्नोज नहीं करोगे कि उसको एंग्जाइटी है, उसको ये वाली एंग्जाइटी है, उसको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। हम यहाँ पे उसका डिसऑर्डर डिक्लेयर या डायग्नोज नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज़ ओनली फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो अब और क्या चीज़ देखी हमने, यही कि ये कंटिन्यूस इन नेचर है। कंटिन्यूस इन नेचर का मतलब वो ये कि एक स्केल पे बेस्ड है, ठीक है। सिर्फ इस स्केल पे हम कंटिन्यूम में है कि ठीक है, हम कम ज़्यादा उससे ज़्यादा ये सब चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन ये डिस्क्रीट इन नेचर नहीं है। जो हमारा पहले वाला था कैटेगोरिकल अप्रोच, वो थी डिस्क्रीट इन नेचर, एंड दिस इज़ नॉट डिस्क्रीट इन नेचर। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, वो एक स्पेसिफिकली कौन सी एंग्जाइटी है। जैसे हमने उसमें पता किया था कि GAD का एक एग्जाम्पल लिया था, तो वो डिस्क्रीट चीज़ थी कि एक पर्टिकुलर हम एक चीज़ बता रहे हैं। यहाँ पे हम पर्टिकुलर कोई डिसऑर्डर नहीं बता सकते हैं, तो दिस इज़ नॉट डिस्क्रीट एंड दिस इज़ कंटिन्यूम इन नेचर या कंटिन्यूस, यू कैन से। सो वी कैन राइट डाउन ऑल्सो कि डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल मूड्स को भी बता सकता है कि मूड कैसा है ना, या फिर कोई बिहेवियर। एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं कि मूड्स को, अगर इसको सपोज एक ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन है मूड्स यहाँ पे, तो उस मूड को कैसे बताएगा ये, इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूस डायमेंशन बताएगा, इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूस डायमेंशन, ठीक है। कंटिन्यूस डायमेंशन का मतलब यही है कि एक पूरे स्केल के बेसिस पे ये बता रहा है कि कम ज़्यादा ये इस लेवल्स पे बता रहा है, ठीक है, ना कि कॉन्क्रीटली डिस्क्रीटली बता रहा है कि ये फलाना डिसऑर्डर है, ठीक। आई होप ये डिफरेंस आपको दोनों में क्लियर हुआ होगा। अगर आपके पास डायमेंशनल अप्रोच एंड कैटेगोरिकल अप्रोच का डिफरेंस भी आता है तो भी वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। rather than particular property of the object, rather than particular
प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का मतलब वही है कि कौन सा डिसऑर्डर है, ये नहीं बता पाता, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो राइट कि वी कैन नॉट डायग्नोज इन दिस, ठीक है, कांट डायग्नोज द डिसऑर्डर, ठीक। और उस वाले में कैटेगोरिकल अप्रोच में हमने पहले ही लिखा था कि ये डायग्नोसिस में काम आता है। ये किस चीज़ में काम आता है? ये मेनली आता है सिवियरिटी बताने में, ठीक है। इसका जो मेन फीचर है वो ये है, हमारा सिवियरिटी बताने में काम आता है। डायग्नोसिस वाले से, कैटेगोरिकल वाले से हम सिवियरिटी नहीं पता कर सकते, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है, इट फोकसेस ओनली ऑन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस करता है, जैसे कि यहाँ पे एंशियसनेस का एग्जांपल लिया, एंड मेजर हाउ मच ऑफ इट इज़ प्रेजेंट इन द पेशेंट, ठीक है, कितनी प्रेजेंस है इस चीज़ को ये मेजर करता है, ठीक। आई होप ये क्लियर हुआ है आपको एंड डिफरेंस भी दोनों का समझ आया है, ठीक है। आप ये नोट्स ले सकते हैं एंड देन हम थर्ड करेंगे विच इज़ द लास्ट वन। Okay, so now the third one. थर्ड है हमारा प्रोटोटिपिकल अप्रोच, ठीक है। अब नाम से पता चल रहा है इसमें क्या आ रहा है, प्रोटोटाइप आ रहा है। प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप होता है एक प्रकार का मॉडल या आइडियल चीज़। जैसे आपने कभी ध्यान दिया हो, आपने बहुत सी जगह पे ये देखा होगा प्रोटोटाइप्स वगैरह। जैसे अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके सपोज कॉलेज की कैंपस में कोई नई बिल्डिंग आनी है, नया ब्लॉक बनना है, तो उसके लिए क्या होता है, पहले एक प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है। आपने देखा होगा कई, या फिर किसी और जैसे जो गवर्नमेंट मॉन्यूमेंट्स हैं या कुछ नई बिल्डिंग्स बनती है गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे भी देखा होगा, या नए प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे मेट्रो के प्रोजेक्ट्स, नई ट्रेन्स वगैरह जो आती हैं, रेलवे स्टेशन बनते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स कुछ भी होते हैं, तो देखा होगा ना, बड़ा सा शीशे का बॉक्स होता है एंड उसके अंदर एक पूरा मॉडल की तरीके से वो रखा होता है उसका बना के, उसको प्रोटोटाइप कहते हैं। अब वो प्रोटोटाइप क्या होता है, बेसिकली वो एक आइडियल सिचुएशन होती है, ठीक है। एक मॉडल हम बना देते हैं, रियलिटी में वो बिल्डिंग बनाने से पहले एक मॉडल बना देते हैं कि ओके हमें ये बिल्डिंग जो है ऐसे बनानी है, यहाँ पे ये ब्लॉक आएगा, यहाँ पे लाइब्रेरी आएगी, यहाँ पे ये क्लासेस होंगी, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ से कॉरिडोर्स निकलेंगे, यहाँ से वॉशरूम्स होंगे, यहाँ पे टीचर्स का रूम होगा, यहाँ पे एचओडी का रूम होगा, लैब्स होंगी, ऑल दैट, उन सब चीज़ों की जो है हम उस मॉडल में एक प्रोटोटाइप के रूप में, आइडियल सिचुएशन के रूप में हम उस मॉडल को बना देते हैं। एंड फिर होता है हमारा असली काम शुरू, यानी कि ऑन द ग्राउंड हम वो बिल्डिंग बनाते हैं। तो आप कभी भी देखना, इट इज़ वेरी अनलाइकली कि दोनों की चीज़ें आपको मोस्टली आपको सेम नहीं मिलेंगी एज इट इज़, ठीक है। कुछ ना कुछ रियलिटी में और जो एक जो आइडियल सिचुएशन होती है उसमें डिफरेंस आ ही जाता है, ओके। तो ये आपको समझ आया होगा कि प्रोटोटाइप जो है वो एक आइडियल मॉडल है और रियल सिचुएशन रियल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोटोटाइप को आप क्या बोल सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इट इज़ मॉडल एंड इट इज़ आइडियल ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें, इस अप्रोच में क्या होता है ना कि इन्होंने क्लासीफाई किया होता है प्रोटोटिपिकल स्टाइल में, यानी कि किसी भी डिसऑर्डर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक, उसमें इन्होंने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किए होते हैं कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। वो एक आइडियल सिचुएशन है कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन किसी भी इंसान में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान को वो डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया, प्रोटोटाइप हमने बनाया,
बिल्डिंग जो हमारी बनी वो एज इट इज़ नहीं बनी, थोड़ा बहुत उसमें आगे पीछे कोई ना कोई रूम इधर उधर शिफ्ट हो गया, या जैसे उन्होंने बताया था वैसे एंट्री या एग्जिट किसी रूम का नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ गया। लेकिन क्या हम कहेंगे, जैसे कि हमने उसको सपोज की नाम दिया हमारा साइकोलॉजिकल ब्लॉक, ठीक है, साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए वो बनना था, तो क्या हम उसको साइकोलॉजिकल ब्लॉक के बजाय फिर क्या हम उसको कंप्यूटर ब्लॉक बोलेंगे? नहीं, वो हमारा जो हम बना रहे थे हमने वही बनाया है। स्टिल वो जो रियलिटी में बिल्डिंग हम उसको साइकोलॉजिकल ब्लॉक ही बोल रहे हैं, इधर उधर थोड़ी बहुत वेरिएशन हो गई है, बट दैट इज़ ओके, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है। तो वो जो एक्सेप्टेबल वाली चीज़ होती है, वो जो एक्सेप्शंस होती हैं, वो यहाँ पे भी होती हैं। अब ये क्या होता है, प्रोटोटिपिकल अप्रोच में ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर देते हैं जो कि आइडियल सिचुएशन में कि ये सारे फॉलो होने चाहिए। लेकिन अगर किसी इंसान में कुछ एक्सेप्शंस आ रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर एक आधे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं भी आ रहे हैं, स्टिल वो उस डिसऑर्डर से डायग्नोज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब ये जो होते हैं ना, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये डिफाइन करते हैं, ये एक्चुअली 2 टाइप की कैटेगरीज में होते हैं। एक तो होते हैं एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एक होते हैं नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में तो जैसे कुछ भी अगर A B C कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हैं और यहाँ पे सपोज करो 1 2 3 कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स तो सारे फॉलो होने ज़रूरी हैं, ठीक है। नॉन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में वो यहाँ पे बता देते हैं कि सपोज 5 हैं, इनमें से बोल देंगे एनी 3 ऑफ देम, ठीक है। नॉन एसेंशियल में ऐसे बता देंगे आपको कि एनी 3 ऑफ देम फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। वो सब भी डिफाइन होता है कि कितने समय तक वो कैरेक्टरिस्टिक या वो सिम्टम आ रहा है इंसान में, ठीक है। एनी 3 ऑफ देम में सपोज करो अगर किसी के अंदर 1 है, 3 है, 4 है, ये भी है, तो वो उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर से डायग्नोज हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे लें, अगर हम डिप्रेशन किसी को है, वही MDD वाला ले लेते हैं, ठीक है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसको MDD को बोलते हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जो हमने लास्ट क्लास में लिया था। अब उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स मिलेंगे डिफाइंड जो कि एसेंशियल होंगे कि ये तो इंसान में हो ही हो, इन पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज तक ये उसकी बॉडी में दिखे, उसके बिहेवियर में दिखें, ठीक है। एंड कुछ ऐसी लिस्ट होगी नॉन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की जिसमें से कि आपको बताएं कि एटलीस्ट इनमें से कोई भी 3 हो, वो ज़रूरी हैं, ठीक है। तो अब कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर ये तीनों हैं और ये 5 भी हैं, ठीक है, तो वो तो वही आइडियल सिचुएशन जो कि हमारे प्रोटोटाइप से मैच कर गई, तो वो तो है ही, डायग्नोज हो जाएगा MDD से। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर ये तीनों तो हैं ही और साथ में इनमें से कोई भी 3 है, तो उसको भी हम MDD से डायग्नोज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हमारा प्रोटोटिपिकल अप्रोच होता है, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ आया है। प्रोटोटिपिकल चीज़ का एक एग्जांपल जैसे ये भी है, डिसऑर्डर का नहीं, बट आपने देखा होगा कई बार आप जैसे कोई फॉर्म फिल करते हैं किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए या किसी एंट्रेंस के लिए, किसी और आगे हायर क्वालिफिकेशन वाली स्टडीज़ के लिए, तो उसमें लिखा होता है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो ये हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद गुड टू हैव क्वालिफिकेशंस जो आती हैं, है ना, कि ये भी हो तो अच्छा है। जैसे कि अगर आप PhD करने जाएंगे तो आपको वो क्या बोलेंगे, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में मास्टर्स डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है। एंड जो गुड टू हैव में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लगा देंगे कि ये वाला एक्सपीरियंस भी हो, आपका कुछ PG डिप्लोमा भी कर रखा हो, ये सब भी, तो इस टाइप से चीज़ें उसमें भी होती हैं। प्रोटोटिपिकल अप्रोच वहाँ भी फॉलो होती है। पर यहाँ पे आई होप कि आपको समझ आया है इन केस ऑफ डिसऑर्डर कैसे हम प्रोटोटिपिकल अप्रोच को फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड जब हम आगे DSM वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ पे जब एग्जांपल्स हम करेंगे डिसऑर्डर्स के, तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कि कैसे कौन सी अप्रोच वहाँ पे किस तरीके से फॉलो हो रखी है, ठीक। तो आपकी बुक में इतना ही है, आई होप ये आपको क्लियर है। ओके, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।